चारों शुभ प्रोग्राम सेहतमंद शागिर्दगुमा शुमे होस्ट डॉक्टर अयूब छात्र शुमारा इस समय के माँ हमेशा एक नौकी सेगमेंट एक मायदा शुमे देवा आदर में स्पेशली मर्चियाँ रुचा माँ मैं जो जो सब्जेक्ट हस्ते हाँ हस्ते दिल शुमारा खबरें कि दिले बार बाज़ मरदम मुख्तलिफ एंगल शे कना शायरा होती यक कानी गुश्ता मेडिकल साइंस होती दी गप का और जनरली माँ अगर गप कने अबर कने किसी के मनी दिल नौशी माँ कार आवे कना दिल मनी शे ने मर्ची डाउन ने यदि बाज़ अच्छे गप कनते तो स्पेशली मर्ची में करा प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा समरो हस्ते डॉक्टर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में शुमारा क्वेश्चन लूटा कि प्रोफेसर मर्ची में समझने आज़ाद गपे के प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा जो हस्ते आइए बाज़ अचीवमेंट चुनिया आइए मकामी गुशान तारीख के एक पाकिस्तान दोगा एक अवार्ड मिली तमगे इम्तियाज़ 2000 अब्दया आया सदर साहब आइए नवाजनता आइए दाता कि आइए उती कंट्रीब्यूशन बितगा दिले सरा तो हमें वारवा आइया ये रात मिलता दिगेश मारे कुछ लूटा के प्रोफेसर खालिदा समरो जो हस्ते एक्स जो हस्ते हेड ऑफ डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी है आइए जो हस्ते हेड ऑफ डिपार्टमेंट दुमीशे के आस्ते कोऑर्डिनेटर गो रेड फॉर वुमेन प्रोग्राम अमेरिकन हार्ट सोसाइटी है नेमगाचे दुमीशे के आस्ते chairperson है scientific council with heart disease in American society women with heart disease women with heart disease Pakistan का society women of heart society in Pakistan तो का आइए जो हस्ते चेयरपर्सन है मतलब आइए बाज़ें डॉक्टर खालिदा समरो जो हस्ते प्रोफेसर साहब मुख्तलिफ एंगला जननानी वो सभी कार हैं वुमेंस इस तरह अलग आई होती है कंट्रीब्यूशन है दुमीशे के दगे दिले इस तरह ये साइंटिफिकली प्रोग्राम ये वगैरह अरेंज करना और तमाम चीज़ें एक्टिव बात एक्टिव है माशाल्लाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप फुली लोडेड हैं मुख्तलिफ आप माशाल्लाह आपको हिम्मत है और आप कर रहे हैं हमें भी एनर्जी मिलती है आपके ये काम करने से बस साहबा ये बेसिकली थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं हमने आज सब्जेक्ट ऐसे किया कि शायर बड़े इसके बारे में दिल के बारे में बहुत चीज़ें कहते हैं और मेडिकल साइंस की अपने जो साइंटिफिकली हम कहते हैं जो चीज़ है जो रियलिस्टिक है वो अलग है तो बेसिकली ये दिल है क्या शायरों में के साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने तो बहुत प्यारा सा इमेज बनाया हुआ है हार्ट का जी लेकिन अगर हम तिब्बी नुक्ता नज़र से देखें तो ये जिस्म का बहुत अहम और उसको है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं अगर ये धड़कना बंद कर दे तो हम नहीं रहेंगे ठीक है क्योंकि हमारे जिस्म की पूरी सर्कुलेशन ब्लड की सर्कुलेशन जिससे हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और हमारे दिमाग को खाना मिलता है न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और दिमाग के अलावा हमारे गुर्दे हैं हमारे जिगर है अंतड़ियाँ हैं और बल्कि पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है हार्ट की वजह से और जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है अपनी ब्लड फ्लो की वजह से और आपका न्यूट्रिएंट्स भी देती है पूरी बॉडी को उसका जो रिक्वायरमेंट होती है और ये पंप करके हार्ट प्रॉपरली पंप करके एक लेफ़्ट साइड से खून जो है पूरे जिस्म को जाता है साफ खून और फिर राइट साइड में आ जाता है जिस्म का ख़राब खून जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है वहाँ से फिर लंग्स की तरफ चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपकी लेफ़्ट साइड में आ जाता है जो ये साइकिल चलता है मतलब पूरा एक प्रोसेस है उसका बहुत मेन किरदार है हमारी पूरी बॉडी पे जो है ना मेन जो है ना जो कह सकते हैं कि पूरी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन एनर्जी की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन भी मिलता है ऑक्सीजन भी मिलता है मतलब पूरा सप्लाई अगर ये काम करना बंद कर दें हम ख़त्म हो जाती है इंसानी बॉडी मतलब कुछ बॉडी रह जाता है हार्ट पहले बंद होता है दिमाग बाद में बंद होता है उसको सप्लाई हार्ट देता है अच्छा डॉक्टर साहब तो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है
तो हार्ट के बारे में ये कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उसका कोई रोल दिल के साथ क्या किस तरह होना चाहिए? आजकल लोगों की कंसेप्ट है तो वज़न बढ़ना और इस चीज़ से। अच्छा, अब उससे पहले कि मैं डायबिटीज़ को डिस्क्राइब करूं, मैं कुछ रिस्क फैक्टर्स को डिस्क्राइब करूंगी जिनकी वजह से हमारे दिल पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसमें से कुछ मॉडिफाएबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाएबल है। वो जिनको चेंज किया जा सके, वो जिनको नहीं चेंज कर सकते। जिन फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते उसमें विरासत से मिली हुई बीमारी है। अगर हमारे पेरेंट्स को थी दिल की बीमारी या ब्लड प्रेशर था या डायबिटीज़ था तो हमें भी आ सकती है ये, ठीक है। और नंबर 2, एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है और ये बीमारी शरीरों के सख्त होने की वजह से और कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से हमारे शरीरों पर इम्पैक्ट पड़ता है और बुढ़ापे में ये बीमारी बढ़ जाती है। वैसे तो कहते हैं कि दिल की बीमारी औरतों में कम होती है, मर्दों में ज़्यादा होती है, लेकिन जब होती है तो इक्वली इट इज़ डेंजरस। इक्वली मतलब हम कह सकते हैं इसको कि ख़तरनाक है मर्दों के मुकाबले में, ठीक है। और अगर औरत को पहला अटैक होता है, हार्ट अटैक, तो उसमें अमवात की शरह ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में, ठीक है। तो ये एलिमेंट आ जाता है उसमें। फिर हम आते हैं, ये बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हम आते हैं उन अनासर की तरफ जो कि दिल के हार्ट अटैक को या दिल की बीमारी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ जैसे आपने कहा कि हाइपरटेंशन है, जिसमें आपने कहा मोटापा है। ये 3 चीज़ें तो करती हैं दिल की बीमारी, लेकिन हमारे अपने लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ स्टाइल कैसे। अब अगर अपने शहरों में देखें तो यहाँ पर स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, फिजिकल इनएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। एक औरत जो है, अगर औरतों की तरफ आते हैं तो एक औरत ना सिर्फ घर संभालती है, लेकिन अगर वो जॉब करती है तो दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें दिल की बीमारी की शरह बढ़ जाती है। सिगरेट स्मोकिंग अगर आप देखें या टोबैको च्यूइंग, ये भी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, जो कि मैं देख रही हूँ कि शहरों में ज़्यादा है। हाँ, मतलब अगर हम रूरल एरियाज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे हुक्का, आपने सुना होगा हुक्का, हमारे एल्डरली मतलब पीते हैं, लेकिन यंग कंपैरेटिवली जो यंग जनरेशन है वो हुक्का की तरफ नहीं है। हमारे पास अब जो रुझान फ़रोग पा रहा है वो है टोबैको च्यूइंग का, मुख्तलिफ फार्म में, न सिर्फ कराची या बड़े शहरों में, लेकिन अब आस्ता आस्ता ये गांव की तरफ भी बढ़ रहा है। हाँ, ये गुटखा वगैरह ये चीज़ें, ये तो पूरे साहिली बेल्ट पे तो बहुत ज़्यादा है, जितना साहिल है ना उसमें हमने देखा ज़्यादा है। और अब तो मतलब वो छोटे शहरों में भी इसका फ़रोग पा रहा है कि मतलब लोग यंग हमारी जनरेशन लेना शुरू कर, उसमें मर्दों की तादाद ज़्यादा है, यंग लड़कों की, जैसे। तो इस तरह हमारे हार्ट अटैक की शरह बढ़ती जा रही है। उसके बाद आते हैं फिज़िकल इनएक्टिविटी, जिसमें आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जिसमें आप कंप्यूटर और मोबाइल पर लगे रहते हैं। हमारे काम का पैटर्न इस तरह आ रहा है, इसमें हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो ये एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। लोग फिज़िकल इनएक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ये अपना कंप्यूटर और मोबाइल की तरफ से जो भी चीज़, पहले तो हम चले जाते थे शहर में, ठीक है, वहाँ से अपने लिए खाना भी बाय कर लेते थे और चीज़ें शॉपिंग भी करते। अब जो फ़रोग ऑनलाइन, जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो रही, बिल पे करना है ऑनलाइन करो। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हार्ट डिजीज़ की शरह को बढ़ा रहे। अभी मैं रिसेंटली अमेरिका गई थी, मुझे 1 हफ्ता हुआ है, तो वहाँ पर भी यंग जनरेशन में मोटापे की शरह 70%, स्पेशली औरतों में 30% ऐसी औरतें थी
जिनमें मोटापा नहीं था, लेकिन 70% औरतें मोटापे के शिकार है। अल्दो के मतलब ये हो सकता है कि हमारी उनकी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से, स्पेशली जंक फूड जो कि करता। यहाँ पाकिस्तान में भी ये रुझान अब बड़े शहरों में उसका मतलब रुझान फ़रोग पा रहा है। बच्चे वो बिल्कुल तकरीबन मेरे ख्याल में दूसरे खाने और नेचुरल खाने की तरफ आप जाएं वो तो लेते ही नहीं है जो घर में पकता है। हमेशा वो क्या रहते हैं फास्ट फूड, और फास्ट फूड पे ऑनलाइन मोबाइल सर्विस एप्लीकेशन ऑर्डर करके वो घर पे डायरेक्ट मंगा देते हैं। तो पेरेंट्स मजबूर हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स, उनमें से कुछ स्कूल्स की तो मैंने सुना हुआ है कि वो बाकायदा मतलब डेज रखते हैं। आज पिज़्ज़ा डे है, आज बर्गर डे है, आज ये है। उनके ही मतलब स्कूल के अंदर कोई ना कोई मतलब वो आउटलेट बना हुआ होता है कि इनको बंद करना चाहिए। ये चीज़ें तो नुकसानदेह हैं। नंबर 2, जो पहले होता था, अब स्कूल छोटे एरिया में आ गए। प्राइवेट स्कूल आपने देखा होगा एरिया कम है, उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, उनके पास मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ से बात शुरू होती है कि ओबेसिटी शुरू होती है हमारी यंग जनरेशन में, हो रही है हमारे पास भी। मैडम हम तो ये बात करना चाहता हूँ, पहले पीटी वाला कंसेप्ट नहीं था, सुबह सवेरे हम लोग जाते थे पहले। आज आई डोंट नो आजकल है या नहीं पीटी करते थे हम लोग। और किसी ज़माने में मुझे याद है कि हमें फौज जिन दिनों में जंग हो रही थी, वो लास्ट सेंचुरी में वो ट्रेनिंग होती थी, कोर्स उसके पॉइंट्स मिलते थे। हाँ, स्कूलों में मिलते, उसके पॉइंट्स में मिलते थे हम लोगों को। अब ये रुझान ख़त्म होते जा रहे, और जो कि हमारी जनरेशन तो नेचुरली एक अच्छा टाइम गुजार कर चली गई, लेकिन अब जो कमिंग मतलब लोग जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। बोले चारों का डॉक्टर साहब एक बार मतलब लाजमी सिचुएशन है कुछ था कि स्पेशली बाज़ें चीज़ अस्ता जो रिस्पेक्टर जो मैं ज़िंदगी है मैं वती दस्ता या कि एक्सरसाइज न बैग उसे ये ज़्यादातर इधर ये रुझानात मरवा जो है हार्ट अटैक के नेम का बनाते दिले नादरहिया ने बीमारियाँ नेम का बाढ़ते हैं। तो यकी आई तो नंबर 1 उसी फिजिकल एक्टिविटीज़ रखने मार चीज़ें पहला मैं सोचती हूँ वहीं का बिल पोर को मर्चा ऑनलाइन हर चीज़ें करने स्पेशली मदने शहरानी का पाकन के दूमी इशे के एक्सरसाइज न बैग हमें का पके एक्सरसाइज में नकने। और पहला इशे के चौक वित का भी स्कूल मर्चा बात कसाने एक जागे एक लोग जीरनते आई मुँह क्लासेस शुरू करते चेक एंड बैलेंस नहीं सिस्टम में निमका चाहिए मतलब स्टेट निमका चाहिए मकसद ऐसे कि हुकूमती इदारा बायदें चीज़ा चेक एंड बैलेंस बेकना स्कूल रजिस्टर हमारे परमिशन मभी बायदें क्या है तो प्ले ग्राउंड वगैरह ज़रूर बैग लूटा ना कि चुकाना उर्दी अच्छी हमारा ट्रेंड भी इतनी रहा इन फ्यूचर एक्सरसाइज आई दमा हमारा रिफ्लेक्स में डेवलप बैनते डॉक्टर साहब मकसद हमसे और दूसरी एक्सरसाइज न बैग वजन वध गए डॉक्टर साहब आनी उत एक्सपीरियंस है कुछ 1 वीक रिसर्च होता है अमेरिका आउ द 70% मतलब तरक्की पजीर मुल्क नहीं तो आला तंगा ख़राब है कि आउ द 70% में गंदगा कि नौके जनरेशन जो हंसते हैं मतलब ज़्यादा ओवर वेट हैं। तो ये तमाम चीज़ें में ये द्रोस्तें एक मेन कॉज है मर्चा दिले नादराई अंचो अचानक शिकाई या हार्ट अटैक भी था वफात भी था या हार्ट अटैक के बित गया ये बाईपास बह गए या दिगे मामला मसला है। तो बाज़ें नोकी बीमारी और डेवलप बह गए थे हाँ ये मेन सबब हमेशा कि ये दो चीज़ मैं दस दे कि शुगर एंड डायबिटीज़ ये दो चीज़ हमें वजह से इन एक्टिविटीज बह गए दूमी शे के डॉक्टर साहब कभी चिलिम आवशी के ख़त्म भी था बोले हमारा खबर है कि चिलिम मैं करा जने आदम अंगा भी कश गया मुख्तलिफ एरिया तो का शहर में भी या देहात भी चिली में कंसेप्ट हंसते हैं तो गुड़ाकू वगैरह माँ करा दे कशते आ भी एक रेस्पेक्ट देखे वहाँ गुटका वरन चुक निगाह चाहिए मदने उम्र मर्दमा आस्ते वरा करा ईशानी भी दिले बीमारी नादरा ये सबब है आई देखे भी दपे कैंसर वगैरह वाले चीज़ें भी खुद करते हैं। डॉक्टर साहब दूसरी ये कि आजकल एक चीज़ है बहुत ज़्यादा हर दूसरा बंदा इमोशनली टेंस है झगड़े करने के आता है तो कहते हैं कि उसको ये यार ब्लड प्रेशर का मरीज़ है ये हाइपरटेंशन है क्या इसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसके आप अपने प्रैक्टिस में भी देख रहे होंगे। तो इस तरफ हम आते हैं कि स्ट्रेस जैसे जैसे आप सराउंडिंग्स और हमारे सोशल लाइफ के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं
इसी तरह हमारी यंग जनरेशन और बल्कि लोग जो है मुतासर हो रहे हैं इन चीज़ों से। सो स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है, न सिर्फ मर्दों में लेकिन औरतों में भी इसके अपने असरात हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी होता है और CVD भी होती है। इसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं कुछ, अच्छा, जो कि स्ट्रेस को भी बढ़ाते हैं और आपके हार्ट डिजीज़ को भी बढ़ाते हैं। इसमें इंटरल्यूकिन फैक्टर है, तो ये और भी इसी तरह के काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। काज वही है। अच्छा, अब आते हैं इन सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ, तो ये एक रिस्क फैक्टर दूसरे को विशेष सर्कल बन जाता है। जैसे हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी करती है, ओबेसिटी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, और ये आपका स्ट्रेस है तो वो भी हाइपरटेंशन कर देती है, CVD कर देती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, जिनकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो करोनरी आर्टरी डिजीज़, हाइपरटेंशन, उसकी शरह बढ़ रही है। डायबिटीज़ अगर है तो वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगी। तो ये थर्ड एलिमेंट है जो हाइपरटेंशन को भी बढ़ाएगा और आपके ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं उनको भी बढ़ाता है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी मिलकर एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रेस लेवल, ये मिलकर हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस को जन्म देते हैं, जिसका मतलब है कि आम ज़ुबान में कि कोलेस्ट्रॉल उसके कंपोनेंट बढ़ जाते हैं और जो कि आगे चलकर शरीयानों की सख्ती का बायस बनते हैं। एथेरोमेटस प्लेग बन जाते हैं अंदर पुंजियों की तरह, मतलब, और अगर वो रप्चर होते हैं तो उससे फिर क्या होता है कि रप्चर होने की वजह से उनमें से जो भी मवाद है उनके अंदर वो बाहर आ जाता है और शरीयान को बंद कर देता है, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। और ये कॉमन है मर्दों में 45 के बाद, और औरतों में जब बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होने लगती है, एस्ट्रोजन लेवल खून में कम होती है, HDL कम होना शुरू हो जाता है, LDL-C बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल के, तो इसकी वजह से शरीयानों में सख्ती आती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ बजाते खुद हार्ट फेलियर का मतलब एक रीज़न है। हाँ, डॉक्टर साहब, एक चीज़ है आपने बताया, जैसे हाइपरटेंशन की आपने जिक्र भी की, बहुत सारे लोग, मैं तो एक जनरली मैं आप बात कर रहा हूँ, लोगों के जहन में ये चीज़ें, मैं ब्लड प्रेशर नहीं कहूँगी वरना फिर मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब ये एक कंसेप्ट है। तो आप बताइए किस तरह का, इस तरह के कितने नुकसान आते हैं और क्या ये देखिए इसमें न सिर्फ डॉक्टर्स का कसूर है लेकिन लोगों की अवेयरनेस का भी कसूर है। हमारे लोगों में एजुकेशन नहीं है। अब ग्लोबली तो ये है कि आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग मोबाइल पर देख लेते हैं कि इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस गोली के फ़ायदे क्या हैं, और अगर ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं किया गया इन दवाइयों से तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमें फालिज हो सकता है, हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं और मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, दिल पर हार्ट फेलियर हो सकता है। उनको पता है मोस्टली डेवलपिंग कंट्री। लेकिन अगर हम आते हैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ की तरफ, स्पेशली हमारी इंडिया और हमारा ये पाकिस्तान, तो यहाँ पर अवेयरनेस और लेक ऑफ एजुकेशन जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से लोगों को पता नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कितनी हार्मफुल है, हार्ट अटैक कितना हार्मफुल है। कि अगर हमने दवाएं छोड़ दी लेना इस डर के साथ, स्पेशली हाइपरटेंशन वाले मरीज़ों में, ये मैंने भी कंसेप्ट देखा है कि डॉक्टर साहब मुझे तो इतना ब्लड प्रेशर है लेकिन मैं इसलिए दवाई कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, ये अगर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो मैंने बंद कर दी, इसलिए कि अगर मैं लेती रहूँगी तो ये फिर पूरी उम्र मुझे लेनी पड़ेगी। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो
ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, वो गोली की वजह से था। अगर हम बंद करेंगे तो ये ऊपर बढ़ेगा। ऊपर जाना ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना और कम होना और भी शरेयानों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इलास्टिसिटी कम होती चली जाएगी और हाइपरटेंशन बढ़ता जाएगा। सो ये चीज़ हमारे पेशेंट को डॉक्टर्स के लेवल पर समझाना बहुत ज़रूरी है कि बाबा आपका ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल है ये दवाई की वजह से, आपने छोड़ दी तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर और बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे हमें कहा जा रहा है कि एक ब्रेक, अच्छा पूरी चारों को मैं एक ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करने मशवरा क्वेश्चन करना मर्ची मैं करा स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा समरो साहब वास्ते हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं करा मौजूद है मेहमान गेस्ट हैं, मैं ब्रेक किया कंटिन्यू करने प्रोग्राम। बेचारे को मैं ब्रेक के ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें मर्चिशमार को शुरू प्रोफेसर खालिदा समरो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमें कर मौजूद है। डॉक्टर साहब हम ब्रेक में गए थे, आप कंटिन्यूस हाइपरटेंशन के बारे में बताया कि वो लेना ज़रूरी है। अच्छा देखें हार्ट अटैक ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक मरीज़ है उसको किस तरह पता चलेगा कि इसको हार्ट अटैक हुआ है या उनके रिश्तेदारों को वो क्या उसके साइन और सिम्टम है? यहाँ पर हम शरेयानों की बीमारी को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक तो वो कि जिसमें हार्ट अटैक हुआ, नंबर 2 आजकल जो नई डेफिनेशन आई है क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम, और जो अक्यूट हार्ट अटैक है उसको अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। अब बात है कि अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की जो कि ख़तरनाक हो सकता है अगर हमने इलाज करने में देर कर दी तो, इसलिए लोगों की अवेयरनेस के इसके लिए ज़रूरी है, स्पेशली औरतों में। मर्दों के मुकाबले में सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। मर्दों में क्या होता है कि सीने में दर्द शुरू हो गया बीच में, और ये कभी दोनों साइड को चेस्ट को जा सकता है, रेडिएट कर सकता है और बाजों की तरफ जाएगा। समटाइम्स आपको चोकिंग सेंसेशन फील होती है कि जैसे कोई गला दबा रहा है। हम ये पेन हमारा पेट की तरफ जा सकता है, लेकिन हमारी जो नाफ है उससे पहले, उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इस किस्म का दर्द आपको होता है या टाइटनिंग सेंसेशन फील होती है मरीज़ों को, समटाइम्स और भी सिम्टम्स होते हैं इसके साथ एसोसिएटेड, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, और इस बढ़ी हुई दिल की धड़कन की वजह से आपको गिडीनेस फील होगा या चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। और जो मेन प्रॉब्लम होता है, अगर हमने थोड़ा सा भी डिले करते हैं तो हार्ट फेलियर के साइंस आना शुरू हो, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होता है। और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग उन लोगों में ज़्यादा जिनमें दर्द नहीं होता, जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में आपके पेशेंट को दर्द नहीं होता है मोस्टली, और एल्डरली वुमेन, बढ़ी हुई उम्र के लोग, उनमें भी कभी कभी दर्द नहीं होता है। तो सांस की तकलीफ़, अचानक अनयूजुअल सांस की तकलीफ़ हुई, आपको चक्कर आना शुरू हो गए या नाजिएटिंग फीलिंग हुई, तो ऐसी कैफियत में आपको कुछ टेस्ट करवाने होते हैं। पेशेंट को फ़ौरन नियर बाय किसी कार्डियक सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ पर डॉक्टर आपके सूटेबल टेस्ट करेगा, जिसमें ईसीजी हो सकता है, आपका कुछ बायोमार्कर्स होते हैं खून के, जिससे हमें पता चलता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा इन टेस्ट के बुनियाद पर कि आपको हार्ट अटैक हुआ या नहीं। उसमें भी फिर एक डिफरेंस आ जाता है टेस्ट में, जैसे कि कुछ मरीज़ों में ईसीजी चेंजेस ऐसी होती हैं जिनको फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की या कोरोनरी मतलब एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। कुछ मतलब ईसीजी चेंजेस ऐसी होती है जो हमें बताती हैं कि नहीं जी,
इसको फ़िलहाल हमें दवाइयों से ही ट्रीट करना चाहिए। लेटर ऑन अगर दर्द होता इसको फिर बाद में इवेल्युएशन के ज़रिए हम देखेंगे कि इलेक्टिव प्रोसीजर पीसीआई का होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब भी आपको इस किस्म के गैर वाज़ेह सिम्टम्स हों तब भी आपको नियर बाय कार्डियक सेंटर जाना चाहिए, अपनी ईसीजी जहाँ पर होगा आपका, और आपका खून के टेस्ट होंगे, आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाएगी। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपको फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी के लिए जाना है या आपको फर्दर मेडिसिन पर रखकर उसके बाद आपकी इवेल्यूशन होगी। मैं इसको ज़रा लेता हूँ। मुझे चारों का डॉक्टर साहब हमें कुछ कि स्पेशली हार्ट अटैक के साइन सिम्टम के मर्दायर बीते यक्के तो दर्द बीते इंसाना चपकी नेमगा आर रिएट कंते किसी चपकी दस्त नेमगा खुद कम गोट्टे नेमगा पुश्ता भी खुद कंते ना बैड नेमगा कदी कदी अमा जो ई जगह में सीने नेमगा आमी नेमगा भी खुद कंते अच्छा नापगाची बोर्स तक एक दर्द भी खुद कम और लाती मर्दबा बिल्कुल दर्द न भी साह दीर्घा कम की टाइट मतलब चीज़ बीतते हैं जो गुड टाइट बीतते हैं साह दीर्घ तकलीफ बीतते हैं हमें महसूस बीतते हैं कि चीज़ दे चू मुश्किलात कहते हैं ये द्रो उसी साइन सिम्टम मस्ता ये अगर कसिया बैगा भी तो बाय दें नज़दीक तरे एक जागिया वो रोते हैं और डॉक्टर भी यही बिदारी थे आवड़ा में ECG असते दिगे टेस्ट असता लाते आए चिरंद छिन एक नमूने आचारित के बाकी तरह दिले मसला असते यानी इससे यही बिले खासे का कसिया बीतते जल्दी वो बस बेकार डायरेक्ट बरोती होती इन्हें के निके में बांधा चाह रहे हैं पूछी प्रवंते डायरेक्ट बुरो नज़दीक के डॉक्टरी कर रहा नज़दीक का GPU जिंदगी ना के अगर कार्डिक सेंटर मरचा शहर तो कद बाकायदा मुख्तलिफ जगह अच्छे सेंटर रास्ता रोडन सरा उदा यानी टीम मौजूद हैं तो ज़रूरत बीते बड़ा ये रेफ़र कराते बोले बायद अगर कसियार ईट और महसूस बीते तो बायद यहाँ डायरेक्ट वरवंती होती न अस्पताल या डॉक्टर करा। डॉक्टर साहब दूसरी बात ये है कि जैसे हार्ट अटैक हुआ और कोई कई कहते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको पहुंचाना है ज़रूरी होता है तो अगर उसको फिर किस तरह मैनेज करते हैं उसको वो बेहतर हो हार्ट अटैक होने के बाद क्या उसको बेहतर की चांसेस हैं या कुछ इंजेक्शन देते हैं क्या ये क्या कंसेप्ट है इसमें? देखिए अगर आप ऐसे सेंटर से दूर हैं जहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सहूलत नहीं है और आपको ECG के मुताबिक आपको फ़ौरन एंजियोप्लास्टी करवानी है तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारी ऐसी इंजेक्शन मौजूद होती हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जिनको फौरी तौर पर दिया जाता है ताकि शरेआन के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक फुंसियों की तरह या गोमड़ियों की तरह कोलेस्ट्रॉल की गोमड़ियाँ बनी हुई होती हैं जो समटाइम्स अगर फट जाएं तो उनका सारा का सारा जो अंदर का मतलब हिस्सा होता है वो बाहर आ जाता है, थ्रम्बस फॉर्म करता है और शरेआन बंद हो जाती है। आप ये इसी तरह होता है कि अगर शरेआन बंद हो जाए कम्प्लीटली तो दिल का वो पूरा का पूरा हिस्सा डेड होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपको पेशेंट को 60 to 90 मिनट्स के दरमियान पेशेंट को सेंटर में होना चाहिए ताकि एंजियोप्लास्टी हो सके। तो अगर आप दूर हैं ऐसे सेंटर से जहाँ पर आपको 3-4 घंटे लग सकते हैं तो आप फ़ौरन ही ऐसे सेटअप में जाएं जहाँ पर आपको खून को पतला करने वाली ये इंजेक्शन लगाई जा सके जिसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, वो लगवा कर फिर आप मूव करें अगर आपको देर हो चुकी है तो, ताकि आपको मतलब वहाँ पर जाएं और उसके बाद अगर फिर भी आपको दर्द हो रहा है तो बड़े सेंटर में आपका एंजियोप्लास्टी हो जाएगा और आपको आपके जो दिल का गोश्त है वो बच जाएगा। वरना फिर पता है कि वो बंजर बन जाता है, पूरे का पूरा हिस्सा बंजर बन जाएगा और कुछ अरसे के बाद बाकी दिल का हिस्सा उसको बंजर एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा काम करेगा और आस्ता आस्ता दिल बढ़ता ही चला जाएगा, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं और रीमॉडलिंग का कंसेप्ट आता है यहाँ पर। तो ऐसे लोग जिनको टाइमली हम ट्रीट नहीं करते हैं
थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी से, या आपका जो मेन कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी से, तो ये लोग हार्ट फेलियर का शिकार हो जाते हैं। समटाइम्स उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्रेन सर्कुलेशन, पूरी बॉडी की सर्कुलेशन कम हो जाती है, जिसके अपने कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को की डेथ भी हो सकती है इस सूरत हाल में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने का बेहतर तरीका है कि जैसे ही दर्द होता है आपको और अनयूजुअल आप समझते हैं, तो आपको डिस्प्रिन टैबलेट होती है ज़ुबान के नीचे रखें, और क्लोपिडेग्राल जो है 4 टैबलेट, ये अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है मरीज़ में। तो वो घर में लेकर फिर मूव करें पूरी तौर पर किसी ऐसे सेंटर में जहाँ पर उनको डायग्नोज किया जाए कि उनको किस किस्म की थेरेपी की इस वक्त ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त वो आपको हार्ट अटैक वो हुआ हो जिसमें एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। हो सकता है ये दिस इज़ पार्ट ऑफ आपकी पहली वाली जो डिजीज़ थी आपको, जिसमें आप चल रहे थे और आपको दर्द हो रहा था, या बैठे बैठे भी आपको कभी दर्द हो गया, जिसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। दीज आर दी पार्ट ऑफ क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम। तो ऐसे में आपको ज़रूरी नहीं कि एंजियोप्लास्टी उसी वक्त हो, लेकिन आपको प्रॉपरली इवेल्युएट किया जाएगा और आपके लिए लाहेमल आपके ट्रीटमेंट का बनाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बड़े सेंटर्स से। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ या उसके बाद जो पोस्ट जो है ना, उसको किस तरह में, या किसी को नहीं अभी तक नहीं हुआ, किस एज में कुछ मेडिसिन खाने चाहिए तो जिससे आपको इससे बचत तो हो सकती है? हाँ, ये कि स्पेशली अगर हार्ट अटैक हुआ है, आपको एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ है या बाईपास नहीं हुआ है और आपको दवाई पर रखा गया है, तो आपके सिम्टम्स को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छा। तो हमारी उसमें हमारी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ हैं, और आपके हार्ट को रफ्तार को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, आपके दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है। ये मिलकर 5-6 टैबलेट्स हो जाती हैं। अच्छा। जिसको आगे चलकर पेशेंट परेशान हो जाता है कि इतनी कैसे खाऊं, ठीक है। तो लेकिन उसको खाने लाइफ लॉन्ग खाने, दिल को बचाना है तो हाँ। और अगर हम आते हैं एंजियोप्लास्टी या बाईपास के पेशेंट, उनका एक लिमिटेड पीरियड है। जैसे ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट, आपने स्टेंट नट डाल दिए, जिसको पेशेंट नट ही कहता है। सो अगर ये डला हुआ है पेशेंट को या बाईपास हुआ है, तो कुछ अरसे तक तो हम दवाएं चलाएंगे सिम्टोमेटिक रिलीफ अगर उसको देने के लिए, और खून को पतला करने के लिए स्टेटिन्स तो लाइफ लॉन्ग चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन खून को पतला करने वाली जो पहले दवाएं हम 2 दे रहे थे, उसको 2 को कम करके 1 पर हम ला सकते हैं मरीज को। उसके लिए एक लिमिटेड मतलब टाइम होता है। अगर हम ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट दे रहे हैं तो उसका टाइम पीरियड कुछ बड़ा है, 9 मंथ्स तक है। लेकिन अगर बेयर मेटल डाल दिया तो आपको 6 हफ्ते से 2 महीने तक आप इसको मेडिसिन देंगे, आस्ते आस्ते उसको दवाई को कम करके सिर्फ एक गोली पर रख सकते हैं, एस्प्रिन पर रख सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। अगर इसको ब्लड प्रेशर नहीं है, इसको शुगर की बीमारी नहीं है, तो इन दोनों दवाएं पर। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर है और शुगर है और तो आपको वो साथ में दवाएं लेनी पड़ेगी, और वो लाइफ लॉन्ग होती हैं। मतलब ये कि कुछ मेडिसिन हैं जिसमें अपने दिल को बचाने के लिए हम कुछ पहले उससे और उसके बाद कोई जो प्रॉब्लम हुआ तो उसके साथ उसको लेना चाहिए। कोमॉर्बिड कंडीशंस को ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बीमारी आप कुछ भी करें, बाईपास करें या एंजियोप्लास्टी करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कोमॉर्बिड कंडीशन को, क्योंकि उसका इम्पैक्ट मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि उसको साथ में ट्रीट किया जा सके। साहब, ये जैसे लोग डरते हैं थोड़ा सा ना, एंजियोप्लास्टी ये बेसिकली ये है क्या, कैसे हमें ज़रूरत होती है कि उस टाइम हमें एंजियोप्लास्टी करनी है? और ये देखिए, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक सेट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम करते हैं। अगर पेशेंट को कंटिन्यूस चेस्ट पेन हो रहा है, हमारी ECG में एक
पोर्शन होता है ईसीजी का, इस रिदम स्ट्रिप का, जिसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहते हैं। अगर आपके पेशेंट को एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो फौरी तौर पर अगर आपके ये जो डोर टू बलून टाइम है वो गुजर भी चुका है, तब भी आपको इसका एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। उसको खोलकर उसमें ड्रग ल्यूटिंग स्टैंड, या पहले तो बेयर मेटल भी लगाते थे, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ड्रग ल्यूटिंग स्टैंड को देना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, मरीज़ों को। तो ये हुकूमती पॉलिसी, अदालती हुक्म है, तो अलदो के महंगा है, लेकिन पेशेंट को लगाना पड़ता है बेटर सेफ्टी की लिहाज से। तो इस सूरत हाल में तो ये देते हैं हम लोग जो प्लास्टिक करते हैं, ज़रूरी है, ये उनके लिए ज़रूर। अगर नहीं खोला जाएगा शरियान को, तो जैसे मैंने बताया कि वो अगर बंद ही रह गई तो वो पूरे का पूरा हिस्सा बंजर हो जाएगा, काफ़ी हिस्सा। तो बाकी हार्ट को काम ज़्यादा लोग डरते हैं कि ये बेसिकली एंजियोप्लास्टी इतना मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सपर्ट है इसमें, मतलब वो आराम से हो सकता है, आराम से हो सकता है। ये बेसिकली वो दिल को खोलना नहीं पड़ता ना, वैसे नहीं, दिल को बाईपास और उसमें फ़र्क ही ये है ना कि बाईपास में तो आप दिल को खोलते हैं, ठीक है, और एंजियोप्लास्टी में सिर्फ आपको यहाँ से पंक्चर, हाथ आजकल तो रेडियल से भी हो रही है, हाथ से भी हो रही है। तो उसमें आपके दिल, आपको कोई स्कार नहीं रहता, आपको कोई जख्म नहीं बनता, बड़ा सिंपल है। आपने करवाया, दूसरे दिन सुबह को घर चले गए, लेकिन एक शर्त के साथ कि दवाएं कंटिन्यू करनी है, दोनों कंडीशन में, हार्ट अटैक बाईपास में भी और उसमें भी। अच्छा, बोले चारे को मैं एक ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक किया प्रोग्राम कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब दूसरी चीज़ में हाईलाइट को था, स्पेशली अगर ये कसियारा दले ये प्रॉब्लम बयान थे, स्पेशली हम अगर ईसीजी तो का चेंजेस का आते हैं, आगे डॉक्टर महसूस करते हैं कि इशियारा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ज़रूरत है शायद, या आलाती चीज़ अच्छो ईसीजी अच्छे वाजे बयान थे, डॉक्टर ये शिफ्ट करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी ये इसकी मुश्किल प्रोसेस नहीं थे, इन्हें कि दिला पूरा विषय करते हैं बाईपास भी थे, बल्कि ये मैं दस्ते रगा छे या पादे चिनाचे रगाचे आजीरिनती और एंजियोप्लास्टी करना, इनके मदने बास का अपना के प्रोसेस नहीं, एक नॉर्मली ट्रेंड डॉक्टर नहीं कर रहा, शहर शहर डॉक्टर मौजूद हैं, और ये बहुत सक्सेस रेट शर रहे। तुम्हें शे अगर मैं नकना नहीं तो मदिले साक्षी बाकायदा एक बंजर मौसम एक मिसाल है कि रेगिस्तान वाली समझ थोड़ा आस्ते आस्ते दिल मदन बयान भी थे, और ये नुकसान थोड़ा बाद भी दिल गुड़ा दिल फेल्यूर ने गुड़ा रहते। तो बाय दें कि डॉक्टर साहब हमारा जो अर्थ मशवरा है दंते हैं, जो मैं डॉक्टर हैं, जो दिले डॉक्टर हैं, तो हम मेडिसिन भी रेगुलरली वर्क कर बनते। मैं एक ब्रेक किया रहोगे, ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें। चारों को मैं ब्रेक के सकते हैं, ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें। शुमारा हमें कुछ लूटे के मर्ची में एक प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा सुमरो साहबा एक मौजूद हैं, स्पेशली आइए होती सजी दिन बाज हमें दिले बीमारियां दिले मरीजन वो आते था डॉ यूनिवर्सिटी आज हेड डिपार्टमेंट भी था और रिटायर्ड भी था, बोले बाद हैं इंदगी एक्टिविटीज़ को कर गए होती प्रैक्टिस अभी कर गए। डॉक्टर साहब तो हमने तफसील इन दूसरी चीज़ें हमने कवर की। इसमें ये है कि एक बैटरी का कंसेप्ट है, बैटरी लगाया जाता है, तो ये बहुत सारे हमें सवाल लोग पूछते हैं कि ये क्या है, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, इसमें 3 किस्म की बैटरीज होती है। एक तो पेसमेकर होता है, ठीक है, जो कि जैसे मैंने कहा कि अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट अटैक में मरीज़ की दिल की रफ्तार कम हो जाती है। कुछ मतलब शरियानें ऐसी हैं जिनकी सप्लाई होती है हमारे दिल के अंदर जनरेटर की तरह, पेसमेकर्स होते हैं, नेचुरल पेसमेकर्स होते हैं। तो अगर उनकी सप्लाई बंद की जाए तो वो स्लो हो जाते हैं, ठीक है,
पेशेंट का हार्ट रेट कम होना शुरू कर देता है। पेशेंट हार्ट रेट कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, फर्दर शुरू हो गई सर्कुलेशन हमारी शरीयानों की, और कंडीशन वर्स होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में या हार्ट दिल की रफ्तार कम होने के बाद अचानक दिल स्टॉप हो गया, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें टेम्पररी पेसमेकर वहीं पर ही डालना पड़ता है, कैथ लैब में या मतलब बेड साइड जो भी है, ताकि दिल की रफ्तार मुनासिब और प्रॉपर तरीके से हमारा हार्ट काम करता रहे। नंबर 2 वो पेसमेकर्स हैं जो कि समटाइम्स अगर हमने मरीज़ों को छोड़ दिया, ठीक है, उनकी कोई मतलब उस वक्त ना एंजियोप्लास्टी हुई ना बाईपास हुआ, और तो आहिस्ता आहिस्ता उनका हार्ट जो है दिल जो है हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। या फिर वो पेशेंट जो कि डायबिटीज़ जिनका कंट्रोल नहीं है, उनका दिल बढ़ता चला जाएगा और उनकी पंपिंग जो हार्ट का है इफ़ेक्ट या फंक्शन वो कम होता चला जाएगा, और उनमें समझे फोर्स ही नहीं होगी कि वो पंप कर सके हार्ट, और उनका बीपी कम होना शुरू हो जाता है, सांस की तकलीफ बढ़ती है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, दिल को रेगुलर करने के लिए, रफ्तार को हम परमानेंट पेसमेकर लगा देते हैं, या फिर उनको आईसीडी का, और आईसीडी का मतलब जो इस्तेमाल है उमूमन ऐसे लोगों में हम करते हैं जिनमें एरिथमियास होती हो, एबनॉर्मल रिदम होता हो, ठीक है। हमें एक मरतबा कोई पेशेंट को जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये किस्म की हार्ट की पैल्पिटेशन की एबनॉर्मलिटी जो ख़तरनाक साबित हो सकती है, आगे चलकर ये हार्ट को स्टॉप करेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देकर। तो ऐसी सूरत हाल में तीसरी किस्म की जो बैटरी है वो लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन लगी होती है, यहाँ पर पॉकेट बनता है स्किन में और गोश्त में, यहाँ के वहाँ पर लगा देते हैं, या उसके साथ लीड जो है अंदर जाकर हार्ट में डाल देते हैं, ताकि अगर आपकी हार्ट स्टॉप हो या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो तो उसको फौरी तौर पर मतलब कंट्रोल करे। अच्छा, उसको खुद ही रिस्पॉन्स हो जाता है, खुद हो जाता है। हाँ। तो मतलब ये कि लगाना मुख्तलिफ किस्म के बैटरीज हैं जो कि तो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कहते कि पेस मेकर में जो बैटरी है ये लगन थी, तो ये सही किस्म डॉक्टर साहब के लगी थी, भले ये नुकसानदेह न दिले कदी कदी अमा जो लड़कन कुछ हार्ट रेट हैं वगैरह यानी कंट्रोल करने के वास्ता ज़रूरी है कि आप बायदे में लग हैं, इसलिए मरीज़ा फ़ायदा बीते नुकसान न बीते, खुदा न कोसा कदी कदी दिल कारण लगी भी तो ये आइरा सपोर्ट दनते, तो बायदे कि अगर कसी का डॉक्टर तरह कसी मशवरा दनते तो आइरा ज़रूर भिजना देते, डॉक्टर साहब इसी के वो नुकसान नहीं इसते बल्कि फ़ायदे ही दिले वास्ता। डॉक्टर साहब ये तो तमाम चीज़ें देखें, मुख्तलिफ बीमारियाँ ये हार्ट की जो इंसान को लगती हैं, अब ये जो लाइफ मॉडिफिकेशन है इसके बारे में बताएं कि किस तरह कैसे हम उसको करें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि सम फैक्टर्स आर नॉन मॉडिफाइबल, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे फैमिली विरासत में मिली हुई बीमारी या हमारी एज हम नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और आपके ओबेसिटी इसको हम कम कर सकते हैं। सिगरेट अगर पी रहे हैं तो सिगरेट को बंद कर सकते हैं। अगर हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी है तो, या वर्किंग आवर्स हमारे कंप्यूटर पर मोबाइल पर ज़्यादा हैं, तो अगर मैंडेटरी है तो वो तो करके उसके बाद फिर हम थोड़ा वॉक करें, और स्पेशली वॉक जो है 160 मिनट्स तक हफ्ते में करना बहुत लाजमी है। अगर हमने वॉक किया 160 मिनट्स तक हफ्ते में, पूरे हफ्ते में 160 मिनट, ये लचक है, तो अगर हमने किया तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और हमारे शरीर की बीमारी बढ़ने से बच सकते हैं। ओबेसिटी भी हमारे वॉक करने से कम होगी। इवन डायबिटीज़, आपने वॉक किया आपको मतलब ओबेसिटी भी ये कम हो सकती है।
और आपका कोलेस्ट्रॉल की लेवल जैसे मैंने पहले बताया, ये चारों चीज़ें आपकी आपकी रेगुलर वॉक से कम हो सकती है। आपके हार्ट अटैक के होने के चांसेस या सेकंड अटैक होने के चांसेस कम होते चली जाएंगे। अच्छा। अब आते हैं हम डाइट पर। ये वॉक तो बहुत मैंडेटरी है। डाइट में भी हमें ऐसी चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए जिसमें एनिमल फैट है, जैसे आपकी चीज़ है, जैसे आपकी मतलब मायन ये क्रीम है, दूध और दही का क्रीम, और इस आप दें, इसके मिल्क दें अपने अगर लेना है तो। लेकिन क्रीम, चीज़ और देसी घी, मक्खन, ये सारी चीज़ों से परहेज़ करनी होगी। एनिमल फैट का इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है। रेड मीट, यस, रेड मीट का भी इस्तेमाल मतलब अब चल रही है तहकीक कि रेड मीट लिया जाए या नहीं लिया जाए। उसमें अभी रिसेंटली इस साल एक तहकीक आई है, लेकिन अभी उसके नताइज अभी प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं हुए हैं। तो तावक्ता हमें ये जो रेड मीट का इस्तेमाल कम करना है। वाइट मीट जैसे फिश है आपका, आपकी मुर्गी है, उसका इस्तेमाल आप बढ़ा सकते हैं। सब्जियां, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां लें। और जैसे मैंने पहले कहा कि सिगरेट अगर ले रहे हैं, टोबैको चू कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से परहेज करनी लाजमी है। और अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपने कोई एंजियोप्लास्टी करवाई है, आपने या बाईपास करवाई है, तो अपनी 2 दवाइयों को बिल्कुल न छोड़ें, जिसमें आपकी एस्प्रिन है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और अगर साथ में आपके कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनका कंट्रोल भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे ये शिकायत करते हैं कि डिस्प्रिन लेना वाला मसला है कि हमें अल्सर का प्रॉब्लम है, फिर वो क्या करें उससे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर डिस्प्रिन से मतलब अल्सर की कैफियत या बढ़ती है लॉन्ग स्टैंडिंग में, हमारा अलमिया पाकिस्तान में ये है कि हम मसाला ज़्यादा लेते हैं, रेड चिलीज़ ज़्यादा ले रहे हैं, और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है हमारे डाइट में। तो नेचुरली अगर कोई बंदा एस्प्रिन लेगा, डिस्प्रिन लेगा, अल्दो के जो हमारे पास कोटेड टैबलेट्स हैं, उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि एसिडिटी बढ़े, लेकिन फिर भी पेशेंट बताते हैं ये कंप्लेंट। तो ऐसी सूरत हाल में एस्प्रिन को बंद करके हम जो दूसरी टैबलेट खून को पतला करने वाली साथ में देते हैं हार्ट अटैक के मरीजों को, जिसको क्लोपिडिग्रेल का, वो एडवाइस पेशेंट ले सकता है। और हमेशा पेशेंट को ये एडवाइस किया जाए कि खाना खाने के बाद ये टैबलेट लें, ताकि आपका पेट फुल हो। खाली पेट पर आप कभी भी नहीं लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मतलब जनरली एक सवाल है, मोस्टली हमें डिस्कस करते हैं कभी। देखें, एक कुछ सेंटर्स हैं जिसमें शहद वगैरह मिलती है, तो उसमें एक चीज़ मिलती है जिसमें एक बोतल में, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे एक कज़न ने मुझे सवाल किया था, मैंने कहा ले ले, जिसमें लहसुन और बहुत सारी चीज़ों के इंग्रेडिएंट, उसमें हनी था, कुछ लेमन, उसमें बना के उसमें कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं। गार्लिक भी होती है, गार्लिक का, अदरक और ये चीज़ें, तो उसमें वो मुझे कह रहा था कि आपने, मैंने कहा ये चीज़ें तो खैर पॉजिटिव हैं चीज़ें, आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बताएं कि देखिए ये आपकी बीमारी को मज़ीद खून को मतलब वो जो एथ्रोमेटस प्लेक आपका बन गया सो बन गया, अच्छा, उसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। फर्दर थोड़ा सा ब्लड को थिन करेगा, फर्दर आपकी जो एंजाइना की शिद्दत है उसको कम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। मतलब जो एथ्रोमेटस प्लेक बना हुआ है, एथ्रोमेटस प्लेक या मतलब गोमड़ियाँ इस तरह की जैसे जिस्म के ऊपर फुंसियाँ बनी हुई हों, ठीक है, इस तरह की कोई कैफियत हो, अब उसको कैसे ये चीज़ कैसे कम कर सकती है?
समझ रहे हैं आप? समझ गया, मैं हाँ, समझ गया। खून गाढ़ा है उसको कम कर मतलब- सकता है, ताकि फर्दर मतलब जो आपकी ग्रोथ है या खून के मतलब थ्रम्बस न बनने पाए। दैट्स इट। अच्छा, मतलब ये कि नए लोग ले सकते हैं अगर मतलब कोई चाहता हो जो अगर जिसमें जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर वो ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल या खून मतलब इनका रोल है वैसे, मुझे ये बताएं इनको, चलो उनको छोड़िए, लेकिन ये अदरक लहसुन पर्सनली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव रिसर्च हुई है कि इसका क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान में। अदरक लहसुन वगैरह इनकी कोई इनका रोल है? अदरक लहसुन का तो है, लहसुन का है। लेकिन अभी भी कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं हुई नहीं जो हुआ कि है हमें इसमें। बताए। लेकिन अच्छा। पेशेंट आते हैं बताते हैं कि भाई हमने ये लिया था, उससे हमारे सिम्टम्स की शिद्दत कम हुई है, लेकिन एज सच साइंटिफिकली कोई रिसर्च वो नहीं है। और ये भी नहीं है कि उसका कोई इम्पैक्ट जो है एथ्रोमेटस प्लेक पर है। नो, नहीं, डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को मतलब कम कम करने कर के लिए सकता है। जो खून में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का कोई रिसर्च है इसमें, मतलब कि लहसुन का या उसका खून ये कर सकता है। वो कर सकते हैं ना हाँ, उसमें, कर मतलब वो ले सकते हैं अगर कोई लेकिन इतना भी नहीं कि आप मेडिसिन बंद कर दें। हाँ, वो अलग, मतलब नहीं, मैं उन चीज़ों लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जिनकी नहीं है, मतलब कुछ भी ना मेडिसिन ले रहे हैं, वैसे 40 क्रॉस की है, वो अगर खाने पीने में मैं क्या कि वो लहसुन वगैरह ले सकते हैं इससे, मतलब ये कि खून पतला करने के लिए, या कोई इसका रोल है कोई साइंटिफिकली, मतलब हम चाहते हैं कोई अगर पेपर्स जिन आपकी नज़र लोगों में को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और जो मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर, ठीक है, अच्छा, लेकिन जो मुझे यहाँ पर आपके साथ गुफ्तगू करने के बाद जो आप पूछना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि अगर उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और एज सच कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है, तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है वही, बाकी एक्सरसाइज वगैरह चीज़ें करें, और ये चीज़ें अगर लहसुन वैसे ही बाहर से मतलब खाने में डालें, और सलाद वगैरह इस चीज़ की जो नेचुरल चीज़ें हैं उसकी तरफ उससे कम कोलेस्ट्रॉल कम होगा होगा। बाकी वो जो ब्लॉकेज है वो तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों के में ये देखिए, वगैरह इसको मार्केट करते हैं। किसी वक्त 80 mg स्टेटिन दिया जाता था इसको एथ्रोमेटस प्लेक की साइज को कम करने के लिए, जो अंदर मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एथ्रोमेटस प्लेक के, उसकी साइज को कम करने के लिए। तो उससे हो जाता था। लेकिन वीकनेस कितनी, बाकी साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं पाकिस्तानी में लोगों में, कि वो फिर बॉडी एक के साथ आ जाते हैं, जॉइंट पेन्स के साथ आ जाते हैं, फिर उसको ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन दी दे। ये मुझे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में प्रैक्टिकली मतलब जिसको कहा जाए कि प्रैक्टिस नहीं लगती कि आप उनको 80 mg दें। 80 mg 40 mg, यस 40 मतलब ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये तमाम चीज़ें हमने तकरीबन जो हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ है, जो भी या हार्ट अटैक है, इसके बाद जिसने अपने लाइफ स्टाइल बड़ा ब्रीफली डिफ़ाइन किया है, तो एक मैसेज दे दें तो हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले कि लोगों को देखें, हमें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यू सी, हमारा मुल्क जो है लो इकोनॉमिकल कंट्री के स्टेटस में आता है। ऐसे में अगर हमने इन्हसार करना शुरू कर दिया कि हमारा जो प्लस हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद प्रोसीजर्स हुए हैं, उसके बाद उससे हम ले सकते हैं जो हमें मतलब प्रिवेंटिव मेयर्स या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा फिर देखेंगे। ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। हमें शुरू से ही मतलब प्रिवेंशन की तरफ से तवज्जो देनी चाहिए, और अपनी मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उसको कम करना चाहिए। मुख्तलिफ जैसे वॉक है, अगर आप सिगरेट पीते हैं स्मोकिंग ना करें, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करें।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत मुफीद हमें यहाँ पे बातें की, प्रोफेशन की बोले चारों का नहीं प्रोग्राम इलासी नहीं मेरा डॉक्टर बहुत मेहरबानी मैं करात कविता डॉक्टर साहब अब आधे चीज़ हाईलाइट होता है स्पेशली के माश बना कुछ रोटे किसी रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी है। आइज बचें शुमे शुगर लेवल भी कम बीतते हैं, हार्ट दिल भी बेहतर सेहतमंद बीतते हैं और दिगे नादराती मर्दम बच्ची और जहन भी फ्रेश बीतते हैं, बाद चीज़ें आइडिया क्रिएट बीतते हैं रेगुलरली शी कम से कम अब तक ये पंच रंदा वॉक मर्दम बेका नेम साथ तो ये शुगर भी कम शुगर भी बच्ची थे दिगे दिले बीमारी नादरा दिगे बीमारी अच्छी बच्ची थे बाय दें और नेचुरल फूड अन नेम का बोलूँ चुक्का मना बेकने स्पेशली जंक फूड अन नेम का बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बाधे अच्छी चीज़ अस्ता आ कंसेप्ट आ बाय दें और चुक्का कोशिश बिकने के आया चें बेबच्चा ने और नेचुरल फूड अन नेम का भी आए थे रेगुलर एक्सरसाइज जो कुदरतार चीज़ें मरा शे को अमाया ज़्यादा शे बेकनते सलाद वगैरह फ्रूट अच्छी चीज़ें नेम का ज़्यादा मरदम पे थे वती औस्त डॉक्टर अयूब इजाज़त दे देते हल्ला है यार।